जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाली है और इसलिए आपकी तैयारी को जांचने के लिए और आपकी जो भी तैयारी में कमी रही है उसको पूरी करने के लिए ई परीक्षा ने आपके लिए मैथ्स मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं। और आज हमारा मैथ्स मॉक टेस्ट नंबर 5। अगर आपने पहले मॉक टेस्ट नंबर 4 तक वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखा, उनको सबमिट नहीं किया है, तो एक बार उनको जरूर सबमिट कीजिएगा। उनका जो लिंक है और उनकी पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक, वीडियो सॉल्यूशन का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। इससे पहले आपको ई परीक्षा ऐप के माध्यम से इस मॉक टेस्ट को आपको सबमिट करना था ताकि आप पता कर सको कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो रही है। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में ई परीक्षा ऐप सर्च करना है और उसके बाद में नवोदय विद्यालय जेएनवीएसटी क्विज इस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको रेफरल कोड में BHA3 रेफरल कोड लिखना है और उसके बाद में उसमें रजिस्ट्रेशन कर देना है। फिर नवोदय सैनिक RMC एग्जाम ये गोल सेलेक्ट करके उसके बाद में आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है और क्विज में लिखा आएगा जेएनवीएसटी क्लास 6 फ्री मॉक टेस्ट, उसको ओपन कीजिएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी ओपन कीजिएगा। आपको इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, जिस भी मीडियम में आपको सबमिट करना है उस मीडियम में आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8696503000 पर कॉल कर सकते हैं और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल telegram.me/नवोदय स्कूल जरूर ज्वाइन कीजिएगा और www.navodayaschool.in इसको भी जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप हमारी ई परीक्षा नवोदय क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि क्योंकि अब आपकी एग्जाम जल्द आने वाली है, इसलिए आपके लिए भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आरंभ कर दी है। हमने लेक्चर आरंभ कर दिए हैं, मेंटल एबिलिटी, इन सभी के क्लासेस आएगी तो आप किसी भी तरह की जानकारी से आप वंचित नहीं रहोगे। आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है क्योंकि जो भी जानकारी होती है, जो भी आपको न्यूज़ होती है, सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाई जाती है। और इस बार आपकी तैयारी को निश्चित करके और आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए ई परीक्षा ने नवोदय सिलेक्शन कॉम्बो पैक लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको गणित के 2000 प्रश्नों की बुक और परीक्षा से पहले 10 परीक्षाएं मिलेगी। इसके लिए आप हमारे 8696503000 पर कॉल करके इस बुक को और ये सिलेक्शन कॉम्बो पैक आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। चलिए आरंभ करते हैं हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5 और मॉक टेस्ट नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको रीड करते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 16 years एट सिंपल इंटरेस्ट विल द एनुअल रेट बी। एक राशि 16 वर्ष में क्या हो जाती है, साधारण ब्याज पर स्वयं की दुगुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। इसका मतलब हमें क्या पूछा सर, रेट ऑफ पूछिए, हमें दर पूछिए। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास में कोई राशि मान लेते हैं कि 100 रुपीज है। कितने हैं, 100 रुपीज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 100 मान के चलते हैं क्योंकि ताकि डबल हो जाएगा। क्योंकि जो रेट होती है वो किस पर होती है, परसेंटेज पे डिपेंड करती है और परसेंटेज में हमेशा किसी भी पॉइंट को हम 100 एज्यूम करके चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। अब ये क्या हो गया, डबल हो गई, मतलब 100 × 2 यानी कितने हो गए सर, 200 रुपीज हो गए। इसके लिए टाइम कितना लगा हमें, 16 ईयर्स का, 16 वर्ष का क्या लगा सर हमारे पास में टाइम। इसके बाद में इसके अंदर यहाँ पर देखो प्लस कितने रुपीज हो गए, आपने तो 100 रुपीज दिए थे और प्लस होकर कितना हो गया सर 100 रुपीज, साथ में क्या हो गया सर और प्लस हो गए, साथ में 100 रुपीज क्या हो गए, प्लस हो गए। और ये 100 रुपीज हमारे पास में क्या रहेगा, ये 100 रुपीज हमारे पास में इंटरेस्ट रहेगा, जिसे क्या कहते हैं सर, हम ब्याज कहते हैं। 100 रुपीज हमारे पास में क्या रहेगा, इंटरेस्ट या ब्याज रहेगा। और जो भी राशि सबसे पहले आप उधार देते हो, जो भी आप बोरो करते हो या फिर किसी को उधार देते हो, वो हमारे पास में क्या होता है, प्रिंसिपल या जिसे क्या कहते हैं मूलधन। और ये जो राशि होती है वापस बन जाती है, इसे क्या कहते हैं, अमाउंट, जिसे हिंदी में कहते हैं मिश्रधन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रधन। ये हमारे पास में टाइम है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सर इसकी रेट। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी रेट या सर जिसे क्या कहते हैं दर। और रेट या दर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम। फॉर्मूला क्या होता है सर, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, ये हमारे पास में क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है किसका, रेट का। चलिए रेट के अंदर वैल्यू पुटअप करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट हमारे पास में कितना, 100 रुपीज मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कितना सर, ये भी हमारे पास में 100 रुपीज मल्टीप्लाई टाइम कितना सर, 16 ईयर्स या 16 वर्ष हमारे पास में क्या सर टाइम। 100 से 100 हो जाए, कट जाएगा। इसके बाद में 100 में अगर आप 16 का डिवाइड करोगे तो 100 में जैसे आप 16 का डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना टाइम रहेगा, 16 6 जा 96, 16 6 जा कितना होता है सर हमारे पास में 96 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में कितना बन जाएगा सर। इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इस तरह एक यू बनाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4/16। और एक बात बताओ, इसको एक्चुअल में लिखा क्या जाता है 6, और ध्यान रखना है ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1/4 लिख सकता हूं, तो 6 1/4 ईयर्स आ जाएगा। देखो अब आपको यहां से मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं सिखा देता हूं कि जैसे हमने लिखा सर
4/16। अब आपने कहा कि सर आपने इन दोनों को डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, इन दोनों को डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, देखना यहाँ पे इसको एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है, 6 + 4/16 लिखा जाता है। एक्चुअल में इसको लिखते कैसे, इसको एक्चुअल में 6 + 4/16 कहते हैं। इसका मतलब कि सर ये दोनों डिवाइड में है, न कि ये दोनों डिवाइड में। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं रहता। अगर मल्टीप्लाई या गुणा का साइन रहता तो फिर आप इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकते थे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर प्लस का साइन रहता है, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब भी आप ओपन करते हो तो इस तरह तो लिखते हो ना, 6 + 4/16। तो सर ये दोनों डिवाइड में है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 + 1/4, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 6 1/4, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 6 से 1/4 ही हमारे पास में वर्ष रहेगा, 6 1/4 ईयर्स। तो ये हमारे पास में सर आंसर सीट इसका रहेगा, और इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, 6 1/4%। 6 1/4% इसका क्या रहेगा सर हमारे पास में आंसर रहेगा। छोटा सा क्वेश्चन था, डबल्स हो गई तो 100 का 200 हो गया, 16 ईयर्स है, 100 रुपीज इसका इंटरेस्ट या मूल ब्याज हो गया, जिसका हमें रेट का फॉर्मूला लगा के हमने इजीली इसको फाइंड आउट कर लिया, 6 1/4 ईयर्स, ये इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, इफ 2 perpendicular sides of a right angle triangle are 5 cm and 12 cm, then the perimeter of this triangle is। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी दो लंबवत भुजाएं 5 सेमी तथा 12 सेमी है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, बस ये बताना हमें। अब देखो सबसे पहले आपको क्या कहा कि सर एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है। क्या कहा सर, हमें कहा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एक राइट एंगल क्या सर हमारे पास में ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में जिसे कहा जाता है सर समकोण त्रिभुज, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज जिसे कहा जाता है। अब देखिए सर राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब कि सर इस तरह से हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से होता है। हमारे पास में क्या होता है सर, एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बनाया जाता है। ये हमारे पास में हो गया सर राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सर राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज होने का मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा सर, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा तो ये दोनों देखो एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या लंबवत होने का मतलब क्या, एक वर्ड है ना अपने पास में परपेंडिकुलर, या सर जिसे हिंदी में क्या कहते हैं लंबवत। एक्चुअल में परपेंडिकुलर या लंबवत क्या होता है कि दो ऐसी साइड जो एक दूसरे पे क्या बनाती है सर, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जो एक दूसरे को कितना बनाती है, 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उन्हें परपेंडिकुलर या लंबवत कहते हैं। इसका मतलब कि मान लो कि ये ए बी और सी ट्राइंगल है, ये एबीसी एक त्रिभुज है, तो इसमें राइट परपेंडिकुलर या लंबवत भुजाएं कौन सी होगी सर, ए बी एंड बी सी। और हमें ये वाला, अब देखो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसमें इसे तो कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं सर बेस, और इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। अगर इसको हिंदी में लिखे तो सर इसे कहते हैं लंब, इसे क्या कहते हैं लंब, इसे कहते हैं सर आधार, इसे क्या कहा जाता है सर आधार, और इसे कहा जाता है कर्ण। और ऐसे जब भी त्रिभुज होते हैं उसमें सबसे बड़ी भुजाएं या ग्रेटेस्ट लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है सर, कर्ण, उसमें लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 2 परपेंडिकुलर साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो इसको मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर एक को, और एक मान लेते हैं सर 5 सेंटीमीटर, किसी को कोई सी भी ले सकते हो, दोनों ये रहेगी। हमें अब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। एक बात बताओ, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब बॉर्डर, पेरीमीटर मतलब बॉर्डर, तीनों साइड्स को प्लस करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो हाइपोटेनियस या कर्ण है नहीं। इसके लिए जब भी आपको हाइपोटेनियस या कर्ण अगर आपको फाइंड आउट करना होगा, अगर आपको हाइपोटेनियस या अगर आपको कर्ण पता करना है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जिसे कहते हैं सर पाइथागोरस थ्योरम। जिसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहा जाता है, पाइथागोरस थ्योरम जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, पाइथागोरस प्रमेय जिसे कहा जाता है। और ये आपको याद रखनी है। एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ये होती है सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जिसे हिंदी में अगर लिखना चाहे तो सर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है सर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जैसे आप अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, चलिए पहले हमें क्या एक काम करते हैं कि वैल्यू पुटअप करते हैं। लंब या परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार या बेस कितना सर हमारे पास में 5, तो 5 का स्क्वायर। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 144 प्लस कितना हो जाएगा सर 25, 144 प्लस 25 इधर लिख देता हूँ 144 प्लस 25। और जब ये दोनों अगर प्लस कर दोगे आप तो आपके पास में आंसर कितना आएगा 169। कितना आ जाएगा 169, जो हमारे पास में किसका है, कर्ण का या हाइपोटेनियस का स्क्वायर है। और जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाओगे आप, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा सर 169, और अंडर 169 किसका होता है सर 13 का। ये तो 13 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर हमारे पास में क्या रहेगा सर, हमारे पास में कर्ण या हाइपोटेनियस कितना रहेगा 13 सेंटीमीटर। अब हमें इसका पेरीमीटर पता करना है। हमें क्या पता करना है सर, इसका
पेरीमीटर या इसका परिमाप पता करना है, पेरीमीटर या इसका परिमाप पता करना है, तो पेरीमीटर एक्चुअल में क्या होता है, तीनों साइड्स का प्लस, तीनों साइड्स का क्या कर दें, प्लस कर दें। तो सर तीनों साइड्स का प्लस मतलब 12, 5 और 13, इन तीनों को प्लस कर देते हैं। 12 प्लस 5 प्लस 13, और जब ये तीनों अगर प्लस कर दोगे आप तो आपके पास में टोटल कितना रहेगा सर, 30 सेंटीमीटर। कितना रहेगा सर, 30 सेंटीमीटर। 3 to 5, 8 और 10, तो कितना आ गया सर, 30 सेंटीमीटर। और इस तरह इसका परपेंडिकुलर जो इसका पेरीमीटर या परिमाप कितना रहेगा सर, इसका 30 सेंटीमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 30 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा। तो पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होनी चाहिए। जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको कोई भी साइड फाइंड आउट करनी हो तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण निकाला तो अंडर हटा देंगे। फिर हमें तो पेरीमीटर या परिमाप पूछा था, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स का प्लस, तीनों साइड्स का प्लस कर दो, तीनों भुजाओं का योग कर दो, तो 12, 5 और 13 तीनों मिलाकर कितनी होगी हमारे पास में 30 सेंटीमीटर, 30 सेमी इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिवन दैट 154 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 2772, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 27.72 डिवाइड बाय 1.8। दिया गया है 154 गुणा 18 बराबर 27 बेहतर है, तो 27.72 भाग 1.8 का मान क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में पहले जो गिवन है उसको लिख लो। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 154 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 2772, ये हमें पहले से गिवन है। ठीक है, ये हमें क्या है सर, पहले से गिवन है। इसके बाद में क्या करना है सर, इसके बाद में हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 27.72 डिवाइड बाय 1.8, 27.72 और डिवाइड बाय कितना सर, 1.8। एक काम कीजिए, पहले इसका पॉइंट हटा दीजिए, तो जैसे पॉइंट हटाओगे तो नीचे का पॉइंट हटेगा, तो ऊपर क्या आएगा सर, पहले कितना लिख देते हैं 2772, और नीचे कितना आ जाएगा 18, पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना रहेगा 10, और अगर ऊपर का पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। अब आप सबको पता है कि सर 10 से तो 10 हटा देंगे, पीछे हमारे पास कितना रहेगा 2772 अपॉन में कितना रहेगा सर 18 मल्टीप्लाई 10, 18 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड में कौन है सर, 18 डिवाइड में, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई से इसको भी किस में ले जाओ सर, डिवाइड में ले जाओ, तो इधर क्या रहेगा 154 इज इक्वल टू 2772 और डिवाइड में कितना रहेगा सर 18। इसका मतलब कि सर इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी, इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी है सर, इसकी वैल्यू कितनी है 154। अब देखिए सर इसकी वैल्यू तो आपको पहले से पता चल गई कि इसकी वैल्यू कितनी है 154 या 154, और डिवाइड में कितना है सर 10। अगर डिवाइड में 0 रहेगा तो डिवाइड में 0 रहता, ध्यान रखना, डिवाइड में अगर 0 रहेगा तो क्या बनता है, डिवाइड से एल, मतलब पॉइंट किधर जाएगा, लेफ्ट साइड। पॉइंट कहीं नहीं तो कहाँ रहता है, लास्ट में पॉइंट रहता है, कहाँ रहेगा, लास्ट में, और लास्ट से पॉइंट उठ के कहाँ आ जाएगा सर, इस जगह, और इस तरह इसका आंसर कितना आएगा, 1 डिजिट पे आ जाएगा, तो 15.4 कितना आ जाएगा सर, 15.4, 15.4 हमारे पास में क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 15.4 या 15.4 इसका आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था, बस इसका हमें यूज करके यहाँ पर इसको इसके जैसा बनाना है। पॉइंट पहले हटा दीजिए, पॉइंट हटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा, फिर जो भी डिवाइड में उसको डिवाइड में ले आया और उसके बाद में आंसर किया तो सर 10 का डिवाइड करते 15.4 इसका क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इन 24 इनिंग्स इज 28 रन्स। 24 इनिंग्स में इसका एवरेज कितना है, 28 रन्स। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन द 25th इनिंग्स सो दैट हिज एवरेज बिकम्स 29। हिज एवरेज बिकम्स 29। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 24 पारियों में रनों का औसत कितना सर, 28 रन है। रनों का औसत कितना है, 28 रन है। 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत कितना हो जाए सर, 29 हो जाए। औसत कितना हो जाए हमारे पास में, 29 हो जाए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने की एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये सभी क्या सर हमारे पास में, ये जो हमारे पास में 24 इनिंग्स है, कितनी है सर, 24 इनिंग्स या 24 पारियां, ठीक है, 24 इनिंग्स है, और इन सबका आपको जो एवरेज गिवन है वो कितना है सर, ये गिवन है हमारे पास में 28 रन्स। कितना गिवन है हमारे पास में, 28 रन्स हमारे पास में इसका टोटल गिवन है, ये टोटल 28 रन्स है। इसके बाद में क्या होता है, वो एक नई पारी खेलता है, और ये कौन सी है सर, 25th, ये क्या है 25वीं पारी है, और ये क्या कह रहे हैं कि 25th इनिंग्स में वह कितने रन बनाए, हाउ मेनी रन्स ही स्कोर, कि आपका जो अब जो नया एवरेज है, टोटल मिलाकर एवरेज कितना हो जाए, टोटल मिलाकर एवरेज हो जाए 29 रन। ऐसे क्वेश्चंस को फॉर्मूला से नहीं करना, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में किसी भी सूत्र का यूज नहीं करना है, केवल आपकी थॉट प्रोसेस को डेवलप करके, आपके सोचने के तरीकों को बदल के
इस क्वेश्चन को सोचकर इसको आसानी से बनाना बहुत इजी हो जाएगा। देखो इसने क्या कहा कि एवरेज अब कितना हो जाए 29, यानी कि अब औसत कितना हो जाए 29 हो जाए सभी पारियों का। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले यहां पर कितना था 28 था, अब इसी 28 की जगह कितना बन गया 29, मतलब कितना प्लस कर दिया आपने 1 प्लस कर दिया। टोटल 24 में सब में प्लस 1 किया ना। इसका मतलब कि सर अगर आप कह रहे हो कि 24 इनिंग्स थी और सब में आपने 1 प्लस किया तो आपने कितने रन प्लस कर दिए 24 रन। तो इसको एक्स्ट्रा बनाने ही है। क्यों बनाने? क्योंकि पहले ये कितना इसका एवरेज या औसत कितना था, हर का अगर सबका मिलाए तो 28 रन था। अब जैसे उसने 29 बनाया मतलब हर पारी में एक एक उसको जोड़ना पड़ेगा। तो 24 में अगर 1 प्लस कर रहे हो तो 24 रन, तो इतने तो उसको बनाने ही पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे? क्योंकि सबका 29 और फिर सर इसमें भी 29 बनाने पड़ेंगे तभी तो 29 होगा ना। और इधर भी 29 हो, क्यों अभी यहाँ पर तो 0 था, 25th में तो 0 था और अब 25th में उसने कितना कर लिया, 25th में भी उसको कितना चाहिए सर 29, क्योंकि तभी एवरेज सबका बराबर रहेगा। ध्यान रखना हर एक पारी में एवरेज कितना होना चाहिए 29 29 29 29 होना चाहिए। तो 28 तो पहले से था, 24 में 28 तो पहले से था, उसमें 1 प्लस किया तो इन सबको तो 1 1 1 1 दिया तो 24 और 25th में अभी तक 0 है और तो 25th में भी उसको कितना बनाना पड़ेगा 29। तो ये इतने रन उसको टोटल बनाने पड़ेंगे। कितने हो गए 20 20 40 9 और 4 53। तो ये हमारे पास कितना आ गया सर 53। इसका मतलब कि अगर वह 25th इनिंग्स में या 25वीं पारी में अगर वो 53 रन बनाता है या 53 स्कोर करता है तो उसमें से 29 तो इसको दे देगा और बाकी सबको 1 1 1 1 गिवन दे देगा। क्योंकि इधर मान लो कि इधर 24, इधर कितनी है 24 इनिंग्स है ना, तो सभी 24 इनिंग्स को 1 1 देगा और 1 1 देके इनको भी 29 कर दिया। क्योंकि इनके पास पहले से कितना है 28 सबके पास है ना, सबके पास 28 28 28 28 है, तो सबको 1 1 देकर 29 किया और खुद को भी 29 किया 25th में। तो टोटल मिलाकर कितना किया उसने 53 स्कोर किया, तब जाकर सब में कितना बनेगा सर 29 बनेगा। और इस तरह इसका आंसर कितना आ जाएगा सर हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी 53 इसका आंसर रहेगा। क्योंकि देखो जब भी 24 इनिंग्स में 28 है मतलब है कि हर एक इनिंग में कितना रन से 28 है। अब हमको हर एक इनिंग्स में 29 रन बनाने, मतलब 1 1 1 1 सब में प्लस, तो 24 रन तो इनको देना पड़ेगा इसको, तब जाके 28 होगा। और साथ में इसमें भी 29 चाहिए क्योंकि अब सबका मिलाकर 29 है, तो इसमें भी 29 चाहिए। तो 29 तो 24 तो इधर प्लस किया क्योंकि सबको 1 देकर और 29 इसका लाया, तो टोटल मिलाकर उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा 53। तब जाकर इन सबको 1 देकर 29 तो इनका करेगा और साथ में 29 इसका करेगा। तो 24 29 53 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन ए स्कूल 3/5 of a children are boys, 3/5 of a children are boys and the number of girls is 800, number of girls is 800, what is the number of boys? एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? अब देखो जब भी ऐसा फ्रैक्शन का है ना, तो जब भी आपके पास में भिन्न संख्याओं का या फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू आए तो आपको टोटल मान लेना है। तो मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स या कुल विद्यार्थी, आपको कुल या टोटल कितना ले लेना है सर 1 मान लेना है। टोटल या कुल कितना ले लेना है 1। अब देखिए इस 1 के 2 पार्ट्स कर लेते हैं। एक तो हमें दिया हुआ है कि सर जो बॉयज है, जो हमारे पास में बॉयज है, वो बॉयज कितने सर 3/5 है, किसका टोटल का। तो टोटल हमारे पास में कितना 1 और 1 का आप अगर 3/5 करोगे तो आपके पास में कितना आएगा सर 3/5 3/5। तो मतलब बॉयज कितने सर हमारे पास में 3/5। इसके बाद में गर्ल्स कितनी है, तो जो पीछे रह गई टोटल उसमें गर्ल्स रहेगी। तो एक बात देखिए 3/5 है, टोटल 1 था, 1 में से अगर आप 3/5 बॉयज को माइनस कर दोगे तो कितना रहेगा, बॉयज को माइनस कर देंगे तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, इसके डिवाइड में 1 कर दें और 5 - 3 कितना आ जाएगा 5 - 3, तो आपके पास में कितना आ गया सर 2/5। ये क्या है, सिंपल सा फ्रैक्शन वाला माइनस है ना, तो 2/5 क्या सर गर्ल्स है। अब एक्चुअल में हमें 2/5 की वैल्यू गिवन है, 2/5 लड़कियों की संख्या कितनी है 800, गर्ल्स इज 800। इसका मीन्स कि सर ये जो गर्ल्स है ये एक्चुअल में कितनी है 2/5, लेकिन वैसे कितनी है सर 800 है। तो इसमें से 1 निकालें, इधर अगर 1 निकालेंगे, इधर अगर इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई है तो 1 बनाएंगे, तो सर 800 तो इधर रहेगा, ऊपर जो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में और नीचे डिवाइड में जो 5 ऊपर चला जाएगा। अब इनको जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 और 400 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर 2000। मतलब कि सर 1 की वैल्यू कितनी है 2000, 1 की वैल्यू कितनी है 2000 और 1 हमारे पास में क्या था सर टोटल स्टूडेंट या कुल विद्यार्थी, मतलब कि कुल विद्यार्थी कितने हैं 2000। और उसमें से हमें किसका बताना है, हमें सर ओनली बॉयज या लड़कों का बताना है। तो 2000 का कितना है सर 3/5 बॉयज है, 3/5 बॉयज है। चलिए एक काम कीजिए 5 का डिवाइड कीजिए, जैसे 5 का डिवाइड किया तो 400 और 400 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो सर 1200 और 1200 क्या रहेंगे सर हमारे पास में लड़के, या 1200 1200 क्या रहेगा सर हमारे पास में बॉयज रहेगा। तो पहले हमने क्या किया टोटल स्टूडेंट या कुल विद्यार्थी को 1 लिया
बॉयज का 3/5 हो गया, गर्ल्स का 3/5 को बॉयज को माइनस किया तो 2/5 क्या रही सर गर्ल्स या लड़कियां। उसको फिर क्या किया सर हमने, गर्ल्स की वैल्यू हमें गिवन थी तो 2/5 की वैल्यू किसके बराबर रखी 800 के, और जैसी वैल्यू बराबर रखी तो 1 की वैल्यू फाइंड आउट की तो 2000। एक हमारे पास में क्या टोटल, तो 2000 क्या स्टूडेंट्स 2000 कुल विद्यार्थी हैं, उसमें से 3/5 बॉयज हैं, 3/5 लड़के, तो उनका वैल्यू निकाला तो 1200 या 1200 हमारे पास में क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग 2,02,000 इन नंबर्स। 2,02,000 को अंकों में लिखने पर क्या होगा। अब देखो पहले क्या लिखा हुआ है 2 लाख लिखा हुआ है, मतलब कि आप पहले लाइंस बना लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लेख, ऐसे बना लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लेख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये बना लिया। अब क्या लिखा हुआ है सर, इसमें लिखा हुआ है 2 लाख, क्या लिखा हुआ है सर 2 लेख, क्या लिखा हुआ है 2 लेख लिखा हुआ, मतलब कि यहाँ पर लेख है और ये 1000 है तो 2 लेख, इसको इतना छोड़ दीजिए। फिर क्या लिखा हुआ है 2000, 2000, मतलब कि 2000 तो यहाँ पर होगा ना, 2 यहाँ पर लिखेंगे और फिर 1000 बनेगा। अब जहां और कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो जो भी खाली जगह रही है वहां पर क्या लिख दीजिए सर 0 लिख दीजिए। ऐसे में बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, बहुत बार गलती कर देते हैं और इसका गलत बना देते हैं। आपको बस पढ़ना है, 2 लेख लिखा हुआ है, 2 लाख लिखा हुआ, मतलब जहां लाख है वहां पर 2 लिख दीजिए। फिर लिखा हुआ 2000 या 2000, तो जहां 1000 है, 1000 तो ये वाला ना, 1000 तो हमारे पास में ये तो 1000 या 1000 है, तो इसकी जगह क्योंकि तो 10,000 है यहाँ पर 2 लिख दीजिए और इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 22,000 और ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा सर इसका आंसर हमारे पास में रहेगा। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना, कई बार आगे पीछे मत लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, क्या लिखने है सर हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखने, क्या लिखनी है स्मॉलेस्ट या छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, तो छोटी संख्या लिखनी है और वो भी कितने डिजिट की सर 6 डिजिट की या 6 अंकों की। तो करना क्या है सर, सबसे पहले 6 लाइंस लिखिए, कितनी लिखिए 6 लाइंस, और छोटी से छोटी लिखना तो सबसे पहले 1 लिखिए, बाकी सभी जगह क्या लिख दीजिए सर हमारे पास में 0 लिख दीजिए। इसके बाद में क्या लिखना है, इसके बाद में सर इसमें लिखना है ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसमें क्या लिखना है हमारे पास में ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, और वो भी कितने डिजिट की सर 4 डिजिट की। कितनी लिखनी है सर 4 डिजिट की। इसलिए यहाँ पर कितनी लाइन बनाइए सर, ओनली 4 लाइन्स, 1 2 3 4, और सभी जगह क्या लिख दीजिए सर 9 9 लिख दीजिए। और इनका क्या करना है अंतर या डिफरेंस, तो चलिए माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे 10 - 9 तो 1, ये इधर इसको अगर कैरी लेगा तो ये यहाँ पर कितना बन जाएगा 9, 9 - 9 तो 0, 9 - 9 तो कितना रहेगा सर हमारे पास में 9 - 9 तो 0, 9 - 9 तो 0, और ये भी इधर से कितना बन गया था 9 बन जाएगा, और इस तरह इसका कितना आ जाएगा 90001, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 90001, ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन है, पहले इसको हटाओगे इधर 10 बनेगा, ये इसको देगा तो ये 9 10, ये इसको देगा तो ये 9 और ये 10, इसको देगा तो ये 9 और ये 10, और इसको देगा तो 10 और 9, तो 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, और ये 9 यहाँ पर आ जाएगा, और 90001 ये इसका आंसर रहेगा। तो एक छोटा सा सिंपल सा था ये तो क्वेश्चन, केवल सब्ट्रैक्ट करना था, पहले ये पता करना था स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर या लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सी होगी, और उन दोनों का हमें सिंपल सा क्या करना था, हमें केवल और केवल उनका माइनस करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई करना है। इस पूरी क्वेश्चन को क्या करना है सर, हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको सबको पता है कि सर पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या करते हैं ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सर 3, यहाँ क्या लिख देंगे 3, और इनको सोल्व कीजिए, 6 7 जा कितना होता है 42, 6 7 जा कितना होता है 42, और 42 में जैसे आप 13 प्लस करोगे ब्रैकेट वालों को, तो 42 में 13 प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 3 और 2 5, और ये कितना हो गया सर हमारे पास में 55, डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा 33, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए। यहाँ करेंगे तो 4 2 जा 8, और 12 माइनस से अगर 8 माइनस कर दोगे तो कितना रहेगा 4, और ये हमारे पास में 4 रहेगा। अब देखिए जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी साइन है तो किसका साइन होता है मल्टीप्लाई का, मतलब 3 × 55, और ये हमारे पास में किस में डिवाइड में, तो डिवाइड में कर देते हैं 33, और माइनस कितना कर देते हैं 4। अब देखो आप सबको पता है कि दोनों में 11 का डिवाइड हो रहा है, या फिर इसका 3 का यहाँ करेंगे तो 11 टाइम होगा, और ये 11 अगर 55 में करेगा तो कितने टाइम 5 टाइम रहेगा, तो आंसर हमारे पास कितना रहेगा
5 माइनस 4 इजिकल टू आंसर कितना रहेगा 1। तो इसका आंसर कितना रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1 इसका क्या रहेगा सर आंसर रहेगा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए, फिर आराम से ये डिवाइड में था तो उसको डिवाइड में कर लिया, बीच में कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई हो गया, 3 का 33 में 11 टाइम और 11 का 55 में 5 टाइम, और इसलिए इसका आंसर कितना आ गया 5 माइनस 4 इजिकल टू 1। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स कौन सी होती है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। तो आप सबको पता होगा कि फर्स्ट 4 अगर आप ये प्राइम नंबर या प्रथम 4 अभाज्य संख्या लिखोगे तो कौन सी लिखोगे 2, 3, 5 और 7। ये हमारे पास में क्या होती है सर फर्स्ट 4 प्राइम नंबर या प्रथम 4 अभाज्य संख्या, और इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो 2 + 3 + 5 + 7। चलिए प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो 5 और 3 8 और 2 10, और हमारे पास कितना आ जाएगा 17, यह कितना आ जाएगा सर 17। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा सर आंसर रहेगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन था कि फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स हैं उनको प्लस कर लीजिए, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का क्या कर लीजिए योग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12 1/16। 12 से ही 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या है, हमें ये बताना बस छोटा सा। देखो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर 12 1/16 पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप 12 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 16 से 12 6 जा कितना होता है 72, 7 कैरी रहेगा, 12 बन जाए 12 और 7 कितना हो गया 19। तो सर 19 और फिर 1 यहाँ पे प्लस कर दोगे तो 193/16 ये इसका रहेगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो सर 16 का अगर आप 193 में डिवाइड कर रहे हो तो 16 बन जाए 16, कितना रहेगा पीछे हमारे पास में 3 तो 33, 16 2 जा कितना होगा सर हमारे पास में 32, माइनस करेंगे 1। अब यहाँ पे 1 का तो होगा नहीं डिवाइड, तो यहाँ पे क्या लगाया हमने 1, ये माइनस किया तो उसके बाद में क्या आ गया सर पॉइंट, क्या लगा दिया पॉइंट लगाया तो 0, लेकिन सर अभी भी इसमें डिवाइड नहीं हो रहा तो भाग हमारा टूट गया, डिवाइड ब्रेक हो गया तो 0 100 और 16 6 जे कितना होता है सर हमारे पास में 96, यहाँ पर आ गया 4, 0 किया तो 0 और 16 2 जे कितना होता है 32, माइनस करेंगे तो 8 और पॉइंट से 0 और 16 5 जे कितना होता है सर हमारे पास में 80, तो 12.0625 होता है 12.0625 और ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर सीधा 6 मत कर देना, ध्यान रखना यहाँ पे डिवाइड ब्रेक हो गया, कुछ बच्चे क्या करते हैं 0 लगा के सीधा इसका क्या कर देते हैं 12.625 कर देते हैं, जबकि ये आंसर इसका गलत है। ध्यान रखना 12.625 ये ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं आंसर नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हमने 10 लाए थे 0 ऊपर से लाए थे फिर भी इससे छोटा रह गया था, स्मॉलर रह गया तो डिवाइड ब्रेक हो गया, भाग टूट गया, मतलब कि पहले 0 लगा के फिर 0 लिखोगे, बस ये गलती कर देते हैं इसलिए इसका आंसर गलत हो जाता है। ध्यान रखना इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी गलती होने के चांसेस ये रहते हैं क्योंकि हम 0 को भूल जाते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप भी नवोदय की और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, क्विजेज नोट्स इन सबको डाउनलोड करना चाहते हैं तो www.navodayaschool.in को विजिट कीजिएगा और यहाँ पर आपको हर तरह की जानकारी, और यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ में यहाँ से आप टेस्ट दीजिएगा और पीडीएफ वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच is the number which is a multiple of all the 3 numbers 4, 8 and 6। वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज हो। जब भी आपको मल्टीपल पता करना हो और तीनों का एक साथ पता करना हो तो पहले इन तीनों का एलसीएम करके एक नंबर बनाओ। पहले क्या करो, इन तीनों का एलसीएम करके एक नंबर बनाओ। अगर इन तीनों का एक साथ मल्टीपल चाहिए ना आपको, कि जो इन तीनों का मल्टीपल हो, इन तीनों से डिवाइड हो, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इन तीनों से एक नंबर बनाओ। अलग अलग है ना, तुम सबका एक बना दो। 2 का डिवाइड करेंगे तो 2, 4 और ये कितना आ जाएगा 3। इसका अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर 2 और ये 3। फिर से सर 2 का डिवाइड किया तो 1, 1 एंड 3 और 3 का डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1, 1 एंड 1। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 और 8 3 जा कितना हो गया 24। तो अपना कितना आ गया सर 24 या 24 क्या रहेगा सर, वो अपना आंसर रहेगा जो इन तीनों से मिलकर एक नंबर बनेगा। अब देखिए हमें ये बताना है कि जो भी 24 का मल्टीपल होगा ना, 24 का मल्टीपल वही क्या होगा सर हमारा इसका आंसर होगा। इसके लिए देखो चारों ऑप्शन दिए हुए ना, तो चारों ऑप्शन में 24 का डिवाइड कर दीजिए। चारों ऑप्शन में क्या कीजिए 24 का डिवाइड कीजिए। सबसे पहले काम करते हैं 396 में करते हैं, तो 24 का सबसे पहले 396 में डिवाइड करते हैं। कंप्लीटली होता ही नहीं होता। इधर आप टेबल लिख लीजिए, 24 का टेबल लिख लीजिए, और जैसे आप 24 का टेबल लिखोगे तो 96, उसके बाद में 120, 144, 168
192, 216 एंड 240। टेबल लिखने से क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा। देखो 24 का 1 टाइम किया तो यहाँ पर कितना है 24, माइनस करोगे तो कितना 5, 1/5। तो कहीं भी 156 दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कि सर इसमें तो डिवाइड होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग। अगला 664 कितना है सर 664, इसमें 24 का डिवाइड कीजिए तो 24 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में 48, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 16 में से 8 तो 8 और 5 में से 4 और ये 4 आ जाएगा। तो 144 कहीं भी दिख रहा है आपको, 184 नहीं सर 184 नहीं है, तो सर इसमें भी हमारा क्या नहीं होगा, इसमें भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में कितना 696 कितना है 696, इसमें 24 का डिवाइड करते हैं। पहले 24 2 कितना है 48, माइनस करेंगे तो 1 और यहाँ पर कितना रहेगा 6 में से 4 अगर माइनस कर दोगे तो कितना रहेगा 2 और यहाँ से 6 आ जाएगा। तो ये रहा सर 9 टाइम्स। 9 टाइम्स कितना कितना हो गया, कंप्लीट डिविजिबल हो गया ना, पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो सर वो नंबर कौन सा 696। तो देखो इन तीनों का मल्टीपल पता करना था, इन तीनों संख्याओं का गुणज पता करना था, तो पहले इन तीनों को एलसीएम करके एक इन तीनों से नंबर बना लिया जो कितना है 24। अब इस 24 का ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चारों में डिवाइड करके देख लेंगे। जिस भी ऑप्शन में कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, जो भी ऑप्शन इससे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा 24 से, वही इसका क्या रहेगा सर आंसर रहेगा। तो वो ऑप्शन कितना है सर 696, जो आपका क्या होता है सर इससे कंप्लीटली डिविजिबल होता है, जो पूर्णतः विभाज्य हो रहा है किससे 24 से 24 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, what is the greatest number which when divided by 270 and 426 leaves a remainder of 6 in each case। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 270 तथा 426 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल बचे। अब ध्यान रखना वह बड़ी से बड़ी संख्या, द ग्रेटेस्ट नंबर और 2 टाइम्स हो रहा हो और उसके बाद में रिमाइंडर रह रहा हो, तो ध्यान रखना जब भी आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या या ग्रेटेस्ट नंबर दे रखा हो तो हमेशा आपको HCF करना होता है। ध्यान रखना हमेशा क्या करना होता है, मसा करना होता है। बड़ी से बड़ी संख्या या ग्रेटेस्ट नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना हो, इन दोनों से क्या हो सर, इन दोनों में डिवाइड हो और उस समय आपको 6 रिमाइंडर रहे, हमेशा 6 शेषफल रहे। तो सर एक काम करते हैं, दोनों का पहले एलसीएम कर लेते हैं। नंबर कौन से 270 एंड 476। तो 270 और एक हमारे पास कितना है सर 426, एक हमारे पास कितना है सर 426। चलिए इसमें डिवाइड करते हैं, 2 का डिवाइड हो रहा है इजीली, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 135। फिर से सर 2 का डिवाइड या नहीं हो रहा, 3 का करके देखते हैं, 5 और 3 8 और 1 9, तो टोटल करने पर 9 आ रहा है, मतलब कि सर 3 का डिवाइड हो रहा है। 3 का करोगे तो कितने टाइम 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। फिर से 3 का हो रहा है सर इसमें 15 टाइम, इसमें 3 का हो रहा है सर 5 टाइम और इसमें 5 का करेंगे तो 1 टाइम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 1 3, इसमें 2 का तो नहीं होगा, 3 और 4 और 2 6, सर 3 का हो रहा है। 3 का करोगे तो 71, सर 71 एक प्राइम नंबर होती है, एक तरह का भाज्य संख्या होती है जिसमें केवल और केवल किसका होगा सर 71 का डिवाइड होगा। अब इन दोनों के आप एलसीएम लिख लीजिए, 2 × 3 × 3 × 3 × 5 और इसका कितना होगा 2 × 3 × 71। अगर एचसीएफ के लिए क्या कहा था कि दोनों में एक ऐसा नंबर पता करो जो दोनों में कॉमन हो, तो कितना है सर 2 × 3 और इसलिए इन दोनों संख्याओं का या दोनों नंबर्स का एचसीएफ या मसा कितना है सर हमारे पास में 6। कितना है सर 6 है। अब ध्यान रखना 6 रिमाइंडर रह रहा है और जब भी रिमाइंडर या शेषफल रहता है एलसीएम एचसीएफ में, उसको भी क्या करते हैं सर प्लस करते हैं, उसको भी क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो प्लस इसमें क्या हो जाएगा सर हमारा रिमाइंडर या सर जो शेषफल है वो भी क्या कर दो सर इसमें प्लस कर दो। तो 6 में 6 प्लस कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 12 और इसलिए उसका ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखना जब भी वह बड़ी से बड़ी संख्या या ग्रेटेस्ट नंबर हो और 2 नंबर्स हो जिनसे डिविजिबल हो सके, तो ध्यान रखना 2 3, तो उस समय आपको क्या करना है एचसीएफ या मस है, और छोटी से छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर में आपको एलसीएम करना है, लेस करना है। और जो भी रिमाइंडर है और सिंगल रिमाइंडर है, केवल एक नंबर अगर शेषफल हो, एक से अधिक शेषफल नहीं, ओनली 1 रिमाइंडर हो, तो उसको रिमाइंडर को क्या कर देते हैं प्लस, आंसर में उसमें प्लस कर देते हैं, चाहे एलसीएम करो चाहे एलसीएफ करो, उस समय आपको क्या कर देना है रिमाइंडर को या शेषफल को लास्ट में वापस जोड़ देना है। ध्यान रखना लेकिन कब, जब रिमाइंडर ओनली 1 रहे, केवल एक रिमाइंडर रहे, एक से अधिक शेषफल नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि हर संख्या के लिए अलग शेषफल रहो, अभी ओनली 1 नंबर रिमाइंडर है, केवल एक संख्या शेषफल रह रही है, तो उसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। एक से अधिक हो तो पहले माइनस करके फिर करते हैं, जैसा कि हम आप सभी ने एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सम ऑफ, इन सबका क्या करना है हमें योग करना है या सम करना है। ऐसे क्वेश्चन जानबूझकर दिए जाते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन पॉइंट के इधर उधर करने से आपका आंसर गलत हो सकता है। तो पहले बहुत ध्यान से, पहले 7.7 लिखा,
फिर कितना सर 7.07 है, ध्यान रखना, फिर 07 है, फिर कितना 7.007 है, और फिर कितना सर 77.0077 इस तरह है। अब जहां भी आपके पास में जगह रही है वहां पे पहले 0 लिख दीजिए, वहां पर क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, ताकि आपका गलती होने का कोई भी चांस नहीं रहे। और प्लस करना है तो इजीली बहुत सिंपल से 7 और 7 14, 1 रहेगा कैरी, 7 और 1 कितना हो गया 8, ये 7.7777 तो 4 टाइम है तो कितना हो गया 28, 2 रहेगा कैरी और 7 और 2 9, तो 98.7847, 98.78 नहीं 7847, तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा सर इसका राइट आंसर रहेगा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में आगे पीछे नंबर मत लिख देना, नहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक इजी क्वेश्चन भी आपका गलत होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि केवल पॉइंट का ध्यान रखना और नंबर को कहाँ लिखना है इस बात का ध्यान रखना। जहां खाली जगह रहे पहले वहां पर 0 करके इसका आसानी से इसका सम कर लेना, प्लस कर लेना ना, जो भी आपको दिया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफाई करना है और वो भी कहाँ करना है, अप्रोक्सीमेटली। इसको क्या करना है, इसको सरल करने पर लगभग मान क्या होगा, तो पहले एक काम करो, लगभग मान तो बाद में निकालेंगे, पहले इनको अप्रोक्सीमेट करो। कैसे सर, आप अगर मैं कहूं कि 3.003 एक्चुअल में किसके ज्यादा निकट है, तो आपको क्या सर 3.003 वो तो 3 के निकट है, किसके ज्यादा निकट है 3 के है ना, 4 के तो नहीं है ना, 3 के। इसके बाद में 15 तो 15 के पास ही रहेगा, 15 तो किसके पास में रहेगा सर 15 के पास ही रहेगा। उसके बाद में अगर आपको मैं कहूं कि 0.0123 ये 0 के ज्यादा निकट है 1 के, तो आपको कहोगे सर ये तो 0 के ज्यादा निकट है, क्योंकि यहाँ पर अगर 5 या मोर देन 5 होता तो फिर ये मिलकर कितना बनता 1। पढ़ा है ना आपको, आपने पढ़ा होगा कि 5 या मोर देन 5, 5 और मोर देन 5, 5 या 5 से अधिक हो तो पास वाली क्या होती है सर एक अक्षर बढ़ जाती है, जबकि यहाँ तो बढ़ने के चांस ही नहीं है। ये 3 है तो ये भी नहीं बढ़ेगा, ये भी नहीं बढ़ेगा, ये भी नहीं बढ़ेगा, और ये 0 है तो 0 से 0 ही रहेगा। इसके बाद में कितना लिखा हुआ है, इसके बाद में लिखा हुआ सर 5.002575। इसका देखिए इन सबका अगर आप बढ़ाओगे, इसको 0 करोगे तो 8, इसको 0 करोगे तो 6, इसको 0 करोगे तो 3, इससे करोगे तो 0 0 रहना है, और ये आंसर कितना रहना है 5 रहना है। अब क्या कर लो सर, इनको इजीली इनको प्लस माइनस कर लीजिए। 3.00 को 3 मल्टीप्लाई 15 प्लस ये 0 वाला तो 0 रहेगा, प्लस ये कितना रहेगा 5, और जब इनको करोगे तो 15 3 जा 45, और 45 प्लस 0 प्लस 5, तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा 50। ये हमारे पास कितना रहेगा सर 50। इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 50। पहले इनको अप्रोक्सीमेट करना, पहले इनको क्या कर लेना अप्रोक्सीमेट, या इनको क्या कर लेना सर हमें लगभग मान ले लेना है, और जैसे अप्रोक्सीमेट करोगे तो इसका आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। A train leaves Delhi at 8:15 a.m. and reaches Ajmer at 2:30 p.m. What is the time taken by train to reach Ajmer from Delhi? एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 बजे पूर्वाह्न AM पर चलती है और अजमेर 2:30 बजे अपराह्न PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर में पहुंचने में लिया गया समय बताइए। देखो कहां से चलती है, गाड़ी चलती है हमारी दिल्ली से। कहां से ट्रेन चलती है, दिल्ली से चलती है, और कहां तक पहुंचना है सर उसको अजमेर तक पहुंचना है। यहाँ से दिल्ली से चलने का टाइम क्या है सर हमारे पास में 8:15 AM, 8:15 AM है, और यहाँ तक पहुंचने में अजमेर पहुंचने का टाइम क्या है, अजमेर पहुंचने का टाइम है सर हमारे पास में 2:30 PM या 2:30 PM, दोपहर में 2:30 PM पे क्या पहुंचते हैं सर यहाँ पे अजमेर पहुंचती है। अब देखो पहले एक काम करो, इसको भी 30 बना लो, इसको 30 बनाओगे तो क्या करोगे, इसको 15 मिनट आगे लेके चलो जाओ, 15 मिनट्स नेक्स्ट प्लस कर दो इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 8:30 AM। सर 30 क्यों बनाया, 30 इसलिए कि इसके बीच में 30 के बीच में क्या कर लेंगे हम इजीली इसको काउंट कर लेंगे, तो इधर तो प्लस 15 मिनट तो यहाँ कर दीजिए, तो ये 15 मिनट्स तो यहाँ मिल गई। अब यहाँ से 8:30 से 2:30 तक देखिए, 9:30 तक 1 आवर, 10:30 तक 2 आवर, 11:30 तक 3 आवर, 12:30 तक 4 आवर, और फिर 1:30 तक 5 आवर, और 2:30 तक 6 आवर्स। तो टोटल कितने हो गए 6 आवर हो गए ना, 1 2 1, और उसके बाद में कितना हो गया 2, उसके बाद में 3, फिर 4 5, और ये कितना हो गया सर हमारे पास में 6, और 6 आवर्स तो कंप्लीट हो गए। तो 6 आवर्स और पीछे हमारे पास कितनी थी 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स तो 6 घंटे और 15 मिनट क्या होगा सर हमारा टोटल इसका आंसर होगा, तो 6 घंटे और 15 मिनट, 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा सर इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये इस तरह से आप थोड़ा सा इसको इजी कर सकते हो कि 30 से 30 बना लोगे तो आप इजीली काउंट कर लोगे, और पीछे जो आप प्लस करके उतने मिनट साथ में लास्ट में प्लस कर देना, तो ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ए मैच लास्ट a total of half an hour, 1/10 of the match time is taken for time out. How many minutes
इज दिस टाइम आउट। एक मैच कुल आधे घंटे चलता है, मैच के समय का 1/10 भाग जो है वो टाइम आउट के लिए ले जाता है। टाइम आउट कितने मिनट का होगा? देखो पहले तो आपको क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सर ये हाफ एन आवर, कितना लिखा हुआ है? हाफ एन आवर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाफ एन आवर, या जिसे क्या कहते हैं सर हिंदी में आधा घंटा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं उसे आधा घंटा कहते हैं। एक्चुअल में बताइए कि हाफ एन आवर एक्चुअल में होता क्या है सर? 1/2 आवर, 1/2 आवर्स। और जब इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 60 से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर हमारे पास में? 30 मिनट्स। कितना आ जाएगा सर? 30 मिनट या 30 मिनट क्या रहता है सर इसका एक्चुअल में मिनट्स रहता है हाफ एन आवर का। अब क्या कहा कि सर टाइम आउट जो हुआ आपका, जो आपका पास में क्या हुआ? टाइम आउट आपके पास में क्या हुआ था? टाइम आउट। क्वेश्चन में लिखा ना टाइम आउट, और कितना है? 1/10 पार्ट। टाइम आउट कितना है सर? जो टोटल है उसका कितना है? 1/10। टोटल मैच कितने समय तक चला सर? 30 मिनट्स तक। और 30 मिनट्स का अगर मैं 1/10 निकालूं तो कितना आएगा हमारे पास में? इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 3 मिनट या 3 मिनट क्या रहेगा सर हमारे पास में? टोटल टाइम आउट रहा था कितने मिनट का? 3 मिनट का। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा सर? राइट आंसर रहेगा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था कि कुल आधी घंटा है, हाफ एन आवर है, मतलब 30 मिनट्स है, और 30 मिनट्स का 1/10 टाइम किसके पास में? 1/10 पार्ट ये किसके लिए? टाइम आउट के लिए है। तो 30 मिनट्स का 1/10 कितना होता है हमारे पास में? 3 मिनट्स होता है, 3 मिनट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आपके पास में एक वैल्यू गिवन है और इसमें आपको अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको एक इक्वेशन या समीकरण आपको दी हुई है और उसमें अक्स की वैल्यू निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा आप सबने किए भी होंगे कि सर x/25 इज इक्वल टू 196/x। अब क्या करते हैं सर, इन दोनों को तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अक्स को अक्स के पास ले जाइए और जो नंबर उसको नंबर के पास ले जाइए, क्योंकि एक दूसरे की फैमिली के पास, अपने अपनी फैमिली के पास ले जाओ। तो अक्स को अगर अक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये इधर डिवाइड में, तो उधर जाके ये भी क्या हो जाएगा सर हमारे पास में? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि 196 किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। अक्स और अक्स आपस में मल्टीप्लाई क्या बनाएंगे? स्क्वायर बनाएंगे। और ये इधर क्या बनेगा? 196 मल्टीप्लाई 25। आपको तो अक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो स्क्वायर हटाओ, और जब भी स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या बनेगा सर? 196 मल्टीप्लाई क्या बनेगा सर? 25 बनेगा। अब एक काम कीजिए, इसका 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का, और 25 किसका होता है? 5 का, और 14 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 17 या 70 क्या रहेगा सर? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा। तो पहले अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई किया, इधर दोनों मल्टीप्लाई हो गए डिवाइड से, तो अक्स स्क्वायर हो गया, उधर फिर इसका अंडर किया तो 196 14 का, 25 किसका हो गया? 5 का, और इसका मिले इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 70 इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एन आइटम ₹7,500 एंड सोल्ड फॉर ₹8,400। एट आइटम बाय लिख लीजिए इसको ना, बाय 8, यहाँ पे बाय कर दीजिए, बाय 4। एंड व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? एक वस्तु 7500 रुपए में खरीदी जाती है, 8400 रुपए में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत बताइए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपने 7500 7500 रुपए या 7500 रुपए में उसको खरीद कर लाए, और 8400 8400 रुपए में उसको क्या कर दिया सर? बेच दिया। इसका मतलब ये हमारे पास क्या? सीपी या क्रय मूल्य, सीपी या जिसे क्या कहते हैं सर? क्रय मूल्य कहते हैं। और ये हमारे पास में क्या? एसपी, या जिसे क्या कहते हैं सर? विक्रय मूल्य कहते हैं। तो सर इसमें कितने प्लस कर दिया आपने? कितने रुपीज प्लस कर दिए? ये कर दिया सर हमने 900 रुपीज या 900 रुपए क्या कर दिया सर इसमें? ये और ये हमारे पास क्या रहेगा? प्रॉफिट। ये क्या रहेगा? प्रॉफिट, या सर जिसे क्या कहते हैं? लाभ। प्रॉफिट या जिसे क्या कहते हैं? हमारे लाभ कहते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है सर? हमें तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, या सर जिसे लाभ प्रतिशत निकालना है। तो एक बात बताए, प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट एक्चुअल में एक होता है क्या है? प्रॉफिट, और किस पे डिपेंड करता है? सीपी या क्रय मूल्य पे, मल्टीप्लाई 100। तो सर क्रय मूल्य, प्रॉफिट या लाभ कितना हमारे पास में? 900 900 रुपए। सीपी या क्रय मूल्य कितना? 7500 रुपीज, और मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए आप? 100 कर दीजिए। अब देखो इन दोनों जीरो से दोनों जीरो हटा दीजिए। इसके बाद में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि सर 25 है, इसमें भी 25 का डिवाइड होता है और 100 में भी 25 का होता है। आपको नहीं पता चले तो इजीली 5 का डिवाइड कर दीजिए। 25 4 जा 100, और 25 3 जा कितना हो जाएगा? 75। अब सर हमें एक और पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये जो 3 है, ये 3 इस 9 में डिवाइड कर देगा। कितनी टाइम कर देगा? 3 टाइम।
और 3 इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बना देगा 12, और कितना आ गया सर 12% या 12% क्या रहेगा हमारा इसमें लाभ रहेगा, या प्रॉफिट परसेंट कितना रहेगा 12% रहेगा। दोबारा देख लीजिए 7,575 रुपए में खरीद कर लाए, 8400 रुपए में उसको बेच दिया, 8,400 में सेल कर दिया, 900 रुपीज का आपके प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, सीपी पे मल्टीप्लाई 100, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, तो लाभ कितना हमारा 900, क्योंकि देखो लाभ के डिवाइड में सीपी क्यों लिखा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, सीपी पे, क्योंकि अगर आप कोई चीज खरीद कर ही नहीं लाओगे, अगर क्रय मूल्य नहीं होगा तो विक्रय मूल्य लाभ कहां से होगा, इसका मतलब सब कुछ डिपेंड है, निर्भर किस पे करता है, हमारे क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे करता है। अब यहां से 00 से 00 काट दिया, दोनों में 25 का डिवाइड किया तो 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, 3 से 9 में डिवाइड किया 3 टाइम, और 3 4 जा कितना आ गया 12, और इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 12% या 12% क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा, किसका हमारा इसका प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत कितना रहेगा हमारे पास में 12% या 12% इसका आंसर रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए buys a radio at 3/4 of its market price, 3/4 of its market price and sells it at 20% more than the market price. What is the percentage profit of A? ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है और उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ बताइए। अंकित मूल्य मार्केट प्राइस क्या होती है आप सबको पता होगी कि देखो आप मान लो कि ये रेडियो है ना, ये रेडियो, और इसके ऊपर यहाँ पर छोटा सा स्टिकर लगा रहता है और उसके ऊपर लिखा रहता है ना MRP, उसे क्या कहते हैं सर मार्केट प्राइस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम हमेशा, उसे कहते हैं सर मार्केट प्राइस, उसे क्या कहते हैं मार्केट प्राइस, जिसे क्या कहा जाता है सर अंकित मूल्य, यानी उस पर मार्क किया हुआ या उस पर अंकित किया हुआ, तो उसे क्या कहते हैं अंकित मूल्य। और हमें यहाँ पर परसेंटेज की बात की हुई है, क्योंकि अंकित मूल्य देखो सीपी एसपी सब कुछ 100 मान लिया करो, तो मार्क प्राइस या अंकित मूल्य को कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपीज है। कितना है सर ये हमारे पास में 100 रुपीज है। अब जो ए था, ए एक पर्सन था, एक व्यक्ति था, उसकी सीपी क्या थी, इसके लिए इसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य या सीपी या क्रय मूल्य कितना है इसका, तो इसने क्या किया कि सर कॉस्ट मार्केट प्राइस के 3/4 में इसको बाय किया, अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। तो अंकित मूल्य कितना है सर 100, और 100 का 3/4 में क्या करता है सर इसको परचेज करता है। का या ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आप सबको पता है कि 4 का 25 में 100 में डिवाइड 25 होता है, और 25 को 3 से करेंगे तो 75, मतलब कि सर ये 75 रुपीज में क्या करता है इसको बाय करता है। इसको 75 रुपए में इसको खरीद लेता है, क्योंकि देखो सिंपल सा है, 100 रुपीज टोटल था, टोटल का 3/4 तो कितना हो गया 75 हो गया 100 का। अब सर ये इसको बेच देता है, इसको क्या कर देता है फिर इसको वापस सेल कर देता है। तो सर इसकी जो सेलिंग प्राइस है, इसकी जो सेलिंग प्राइस, इसको सेल भी तो करेगा, तो इसकी सेलिंग प्राइस या इसका विक्रय मूल्य कितना है, तो उसको कितने पे सेल करता है। वापस यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि सर इसको जो सेल करेगा वो करेगा 20% मोर देन द मार्केट प्राइस, 20% अधिक पर, वो भी किसके अंकित मूल्य पे। तो सर ये जितना भी था इसमें प्लस क्या कर दीजिए, इसका 20% प्लस कर दीजिए। तो अब एक बात बताइए, अगर 100 का मैं 20% निकालूंगा तो परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड में 100 आएगा, तो मतलब कि 100 का परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100, और 100 से 100 कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा सर 20 आ जाएगा। इसका मतलब 100 में 20 प्लस कर दोगे तो इसने कितने रुपीज में सेल कर दिया सर 120 या 120 रुपए में सर इसको बेच दिया, क्योंकि सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए खरीदकर कितने में लाया, कॉस्ट प्राइस उसकी सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी थी 75, क्रय मूल्य 75 था, सेलिंग प्राइस से विक्रय मूल्य कितना 120, तो कितने रुपीज एक्स्ट्रा कर लिए सर उसने, कितने रुपीज एक्स्ट्रा में उसने प्लस किया, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो गया सर हमारे पास में 45 रुपीज प्लस कर दिया, यानी उसने 45 रुपए अधिक में उसको सेल किया। हमें क्या निकालना प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या होता है, लाभ प्रतिशत के लाभ बटे क्रय मूल्य, प्रॉफिट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है सर इसका, लाभ कितना है 45, और क्रय मूल्य सीपी कितना है, क्रय मूल्य हमारे पास में सीपी कितना है 75, और मल्टीप्लाई क्या कर दें सर हमारे पास में 100 मल्टीप्लाई कर दें। अब फिर से वही बात सर 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, और 3 का आपको पता है 45 में डिवाइड कितने टाइम होता है 15 टाइम होता है, और 15 को आप अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 60, और इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 60%। तो उसका प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत कितना है सर 60% या 60% उसका क्या रहेगा सर प्रॉफिट परसेंट रहेगा। देखो सब कुछ मार्क प्राइस पे डिपेंड कर रहा था, पहले मार्क प्राइस के
3/4 पे उसको बाई किया है, मतलब कॉस्ट प्राइस का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 3/4 तो कितना रहेगा सर हमारे पास में 75 के 75 रुपए। उसके बाद में 100 का 20% मोर देन 20% अधिक पर बेचता है, मतलब 100 का 20% कितना होगा 20 और 100 का जैसे 20% 20 होगा तो 100 में 20 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 रुपीज क्या रहेगा सर इसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य रहेगा। तो 75 में खरीदा 120 में सेल किया मतलब 45 रुपीज उसका प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 तो 45/75 मल्टीप्लाई 100 तो आंसर कितना आ गया 60% क्या रहेगा सर उसका प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत रहेगा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको अच्छा क्वेश्चन था। फाइंड द नियरेस्ट वैल्यू इन होल नंबर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है सर हमें निकटतम मान ज्ञात करना है। पहले तो इसको अप्रोक्सीमेट कर दीजिए सर। जैसे ही आप एक बात बताओ 349 अप्रोक्सीमेट किसके होगा 349 350 के अप्रोक्सीमेट होगा, मल्टीप्लाई 50 किसके अप्रोक्सीमेट 51 किसके 50 के अप्रोक्सीमेट है क्योंकि 5 या मोर देन 5 होने में आगे जाता है ना। 632 किसके पास होगा 630 में और 31 है मतलब ये भी किसके अप्रोक्सीमेट है ज्यादा नजदीक किसके होगा 30 के। अब देखिए आप इस इधर तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर तो इन दोनों को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई और इन दोनों को क्या कर दीजिए सर इधर डिवाइड कर दीजिए। इधर तो आपको पता चल रहा है अगर अब मैं 630 में अगर 30 का डिवाइड करूंगा तो 0 से 0 और ये कितना आ गया 21 तो ये तो प्लस में कितना आ गया 21 और इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 350 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 35 5 से कितना होता है 175 और 2 0 है तो ये कितना आ गया 175 तो आंसर कितना आ गया 17500 जिसमें जैसे 25 प्लस करोगे तो 175 और 21 ये क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा 175 21 17521। और इस तरह हमारे 20 क्वेश्चंस मॉक नंबर 5 के कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। बाकी आपको अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करनी हो तो www.navodayaschool.in विजिट कीजिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है telegram.me/navodaya school इसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि आपको मॉक टेस्ट संबंधित जानकारी पीडीएफ डेली के टास्क जो भी आपको क्या क्या आज काम करना है किस तरह से आपको तैयारी करनी है आज आपको क्या पढ़ना है सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती है। तो इस तरह हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और फिर से आपके साथ मिलेंगे हमारे अगले मॉक टेस्ट के साथ में। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन रहिएगा और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों www.navodayaschool.in विजिट करके आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको बार बार आपको अभी जैसे लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस इन सब की क्लासेज अवेलेबल करवाई जा रही है। और इसके साथ में आपके लिए 100 क्वेश्चन की डेली के 2 लेक्चर्स 2 क्लासेस 100 क्वेश्चंस टॉप 100 क्वेश्चंस हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन इस तरह मान के चलिए कि 1200 क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट अवेलेबल करवाए जाएंगे, उनका वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल करवाया जाएगा। जल्दी आपको मेंटल एबिलिटी के मॉक टेस्ट भी लेके आ रहे हैं और भी आपके पास में बहुत सारी आपकी तैयारी के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट सारी चीजें अवेलेबल करवाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हमारे और क्लास में देखते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।